तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एब्सोल्यूट यूनिट्स और ग्रेविटेशनल यूनिट्स देखा था। यस मैम। तो यहाँ पे क्या क्या यूनिट्स थी मुझे बताओ। फोर्स की यूनिट्स है ये। तो फोर्स की एमकेएस में यहाँ क्या थी? एब्सोल्यूट न्यूटन। 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 और ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल यूनिट क्या थी एमकेएस में? किलोग्राम। हाँ, केजीएफ, किलोग्राम फोर्स बोलते हैं इसको। यस मैम। सीजीएस में फोर्स की क्या यूनिट है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। उसको एक नाम दिया था, डाइन्स। डाइन मैम। और यहाँ पे होता है सॉरी ग्राम फोर्स, जीएमएफ। और फिर आता है एफपीएस, पाउंड। यहाँ पे फोर्स को क्या नाम था? पाउंडल। और पाउंडल यहाँ मैम। था पाउंडल फोर्स, एलबी पाउंडल के लिए शॉर्ट फॉर्म है। तो हमने न्यूटन टू डाइन्स टू पाउंडल, इससे यहाँ का कन्वर्जन देखा था हमने पिछली बारी। यस मैम। क्या कन्वर्जन था वो? 1 kgf is equal to 9.81 newtons. यस मैम। 1 gmf is equal to, बताओ 981 981 क्या? डाइन्स। gmf तो इधर डाइन्स है। और 1 lbf पाउंडल फोर्स इज इक्वल टू, बताओ कितना पाउंडल? याद है किसी को ये? नो मैम, ये वाला नहीं याद है। 32.2। ठीक है, ये हमने जी की वैल्यू हर अलग सिस्टम में डाल के निकाला था। अब जैसे आपको 1 kgf पता है, आपको 2 kgf करना है, तो आप 2 kgf में कितना होगा? 9.81 इंटू 2 कर दोगे। लेकिन अगर बाय चांस आपको न्यूटन से kgf में करने को बोला तो आप 9.81 से डिवाइड करोगे। ठीक है ना? आपको बोला कि 5 न्यूटन में कितना kgf है ये बताओ, तो आपको पता है ये वाला रिलेशन, तो आप लिखोगे कि 9.81 न्यूटन is equal to 1 kgf. So 5 Newton will be equal to how much? 1 by 9.81 into 5. That is 5 Yes, by ma'am. 9.81. तो अगर न्यूटन से इधर जाना है तो डिवाइड करेंगे, kgf से इधर जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल, ऐसा ही इसमें भी है। 2 gmf में कितना डाइन है पूछेंगे, 981 into 2। 2 lbf में तो 32.2 इंटू 2 करेंगे, उतना पाउंडल निकल जाएगा। ये समझ आ गया ना? ये एब्सोल्यूट यूनिट था। उसके बाद हम लोगों ने इफेक्ट्स ऑफ फोर्स और ये बाउल्स नोटेशन वगैरह देख लिया था। आज करना है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। आपका एग्जाम कब है? मैम 27 को। अच्छा ठीक है, ओके। क्या बोला, एमसीक्यू आएंगे या सब्जेक्टिव भी आएंगे? मैम जो ये प्रॉब्लम है ना, इनको सॉल्व करना देंगे, फिर पीडीएफ बना के उन्हें अपलोड करो। अच्छा, न्यूमेरिकल्स आएंगे। यस मैम। अच्छा, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या बोलता है? जैसे पिछली बारी हमने देखा था, फोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या क्या? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सेंस एंड पॉइंट ऑफ लास्ट वन एप्लीकेशन। वाज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये कहता है कि जब तक एक फोर्स का आप मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सेंस ये तीनों सेम रखते हुए
सिर्फ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को अगर किसी फोर्स का बदलते हो, यानी कि अगर मेरी लाइन ऑफ डायरेक्ट एप्लीकेशन मतलब लाइन ऑफ फोर्स, यानी कि ये क्या लाइन ऑफ फोर्स है मेरी, जिसमें डायरेक्शन और सेंस दोनों आ गया, यानी कि अगर मेरा जो लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है मैं उसको सेम रखती हूँ, भले ही मैं फोर्स पहले मान लो इधर अप्लाई कर रही थी, इधर, अब मैं इसी लाइन के, ये मेरी लाइन ऑफ एक्शन पहले थी, अब मान लो मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इधर की जगह इधर लगा देती हूँ, कहीं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बोलता है कि अगर किसी फोर्स का आप लाइन ऑफ एक्शन सेम रखते हुए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को अगर ट्रांसमिट कर देते हैं किसी और पॉइंट पे, तो उसका बॉडी पे के स्टेट ऑफ मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं किसी बॉडी पे, मान लो, कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक मेरा बॉक्स है, इस पे मैं पहले इधर फोर्स लगा रही थी 10 न्यूटन मान लो, और मेरा लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, ये हो गया मेरा लाइन ऑफ एक्शन, जिधर मेरा फोर्स लगता है उसके उसके अक्रॉस आप एक लाइन बना दो उसके ऊपर, ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन हो गया। तो बट मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो था वो ये था, ये। अब मान लो मैं इसकी जगह यहाँ पे फोर्स लगा देती हूँ, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल गया और लाइन ऑफ फोर्स भी बदल गया, लेकिन अगर वो कहता है यहाँ पे तो आपका स्टेट बदलेगा, लेकिन अगर इसी लाइन ऑफ एक्शन के अक्रॉस मैं कहीं और पे फोर्स लगाऊं बॉडी पे, मान लो इधर फोर्स लगाऊं, इतना ही फोर्स लगाऊं और इसी डायरेक्शन में लगाऊं, बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल गया है, तो ये उतना ही वो ही स्टेट प्रोड्यूस करेगा जो ये वाला फोर्स इधर कर रहा था। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहे, आप डायरेक्शन नहीं बदल रहे हो, सेंस नहीं बदल रहे हो, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, सिर्फ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को अगर शिफ्ट कर रहे हो उसी लाइन के अलोंग जहाँ पहले लगा रहे थे फोर्स, तो आपका बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन पे फर्क नहीं पड़ता है, मतलब जो पहले वाला फोर्स लगा रहा था वही फोर्स ये इस पे भी काम करेगा। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ध्यान आपको ये रखना है इस प्रिंसिपल में, सिर्फ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदलता है, बाकी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन रिमेन सेम। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया। अब हम थोड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस को देखते हैं। अभी तक हम सिंगल फोर्स की बात कर रहे थे, अब एक सिस्टम पे अगर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, उन फोर्सेस के सारे फोर्सेस को मिला के जो इनका एक सेट बनता है, इसको बोलते हैं सेट ऑफ फोर्सेस। इसमें सारे फोर्सेस आ गए जो बॉडी पे लग रहे हैं, ऑल द फोर्सेस, तो ये हम बोलेंगे ये बॉडी पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उसका सेट है, या फिर इसको सिस्टम ऑफ फोर्सेस भी, फोर्स सिस्टम भी बोल देते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन किया है जो आपके उसमें है कि प्लेन के बेसिस पे और एक लाइन के बेस पे। तो पहला अगर प्लेन के बेस पे देखें तो कोप्लेनर अगर आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है ये वर्ड, कोप्लेनर मतलब इन द सेम प्लेन। अब प्लेन आपने एक्स वाई एक्सिस तो पढ़ा हुआ है, वाई, यस मैम। तो ये जो प्लेन होता है ये पूरा हमारा एक्स वाई प्लेन होता है, या इसका सिर्फ हम पॉजिटिव अगर पार्ट लेना चाहते हैं तो हम इतना ले लेते हैं, ऊपर वाला सिर्फ, ये वाला, ये एक्स वाई प्लेन आप बोल सकते हो। अब ऐसे ही अगर आपने मान लो z 3D में है तो यहाँ पे ऐसे ही बनेगा, अगर z एक्सिस ऐसे बना दी तो फिर आपका ये
ये वाला प्लेन आपका कौन सा प्लेन होगा बताओ? ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इसमें इन दोनों को मिला के जो ये प्लेन बनेगा ये कौन सा प्लेन होगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के जो प्लेन बना इसको एक्स वाई प्लेन बोला हमने। तो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस को मिला के जो प्लेन बनेगा इसका नाम मैम एक्स जेड। एक्सजेड प्लेन, सिंपल। ऐसे ही अगर y एक्सिस और ये z और ये y इसको मिला के अगर एक ऐसा प्लेन में 3D में है तो थोड़ा आपको विजुअलाइज कर, तो इसको yz प्लेन बोल देंगे। तो ये जो 3 प्लेन्स हैं इनके नेगेटिव भी होंगे, अभी हम सिर्फ पॉजिटिव वाले आपको प्लेन का कॉन्सेप्ट समझाने। तो ये जो 3 प्लेन्स हैं इनके बेस पे हम फोर्सेस को अगर वो करें तो कोप्लेनर का मतलब है कोई भी सेट ऑफ फोर्सेस जो सारे के सारे एक प्लेन में लाई कर रहे हो, किसी भी एक प्लेन में। मान लो ये जो नीचे वाला एक्सजेड प्लेन है, सारे फोर्सेस इसी में लाई कर रहे हैं। इसको अगर मैं अलग से बना दूं, सारे फोर्सेस मेरे इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो मैं इन सब को बोलूंगी कि ये सारे आपस में कोप्लेनर फोर्सेस है। जरूरी नहीं है कोई एक प्लेन में हो, लेकिन एक्सजेड में भी हो सकते हैं, सारे के सारे वाईजेड में भी हो सकते हैं, सारे के सारे एक्स वाई में भी हो सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि सारे एक ही प्लेन में होने चाहिए, या तो एक्स वाई में ही होने चाहिए या वाईजेड में ही होने चाहिए। दे शुड ऑल बी लाइंग इन वन प्लेन। जैसे मैंने ये फोटोग्राफ, ये फिगर है, सारे के सारे एक प्लेन में होने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई का आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। लेकिन नॉन कोप्लेनर फोर्सेस में क्या होगा कि एक प्लेन में नहीं लाई कर रहे, दे आर इन डिफरेंट प्लेन्स। अब इस वाली जो ये सेकंड वाली फिगर है, इसमें आप मुझे ये बताओ कि इसमें भी कोप्लेनर फोर्सेस दिख रहे हैं आपको? ये सेकंड वाली फिगर में इसमें कोप्लेनर फोर्सेस कौन से हैं? F3 और F4। F3 और और F4। F3 और F4 आपस में एक सेट बनाएंगे कोप्लेनर का, और F1, F2, F5 एक सेट बनाएंगे, है ना? लेकिन अगर मैं इन सब को आपस में ले लूं, F1, F2, F3, F4, F5 का अगर मैं सेट ले लूं, तो ये सेट कोप्लेनर नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात? यस मैम। ये सारे एक प्लेन में नहीं लाई कर रहे, लेकिन अगर F3, F4 का सेट अलग लूं तो वो कोप्लेनर फोर्सेस बना रहे हैं, और ये 3 बना रहे हैं, लेकिन ये पांचों आपस में नॉन कोप्लेनर फोर्सेस है। समझ आ गया ना? सिंपल है। यस मैम। अब उसके बाद ये तो हो गई प्लेन के बेस पे। अब अगर हम देखें तो लाइन के बेस पे भी क्लासिफिकेशन है। तो लाइन के बेस पे कैसे है? कोलिनियर और कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट, पैरेलल। और सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, आपने कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ा हुआ है ना? कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते थे? कोलिनियर, इन द सेम, लीनियर से लाइन, वो पॉइंट जो सारे के सारे एक लाइन में लाई करते हैं उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते थे। अब यहाँ पे बात आती है फोर्सेस की। तो कोलिनियर फोर्सेस हम उनको बोलेंगे जो एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, यानी कि जिनका सबका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। अब लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम है, तो अगर एक लाइन ऑफ एक्शन है, इसमें मुझे बताओ कितनी डायरेक्शंस हो सकती है? या तो फोर्स इधर लगेगा या तो फोर्स इधर लगेगा, और कोई डायरेक्शन इस लाइन में तो नहीं है। नो मैम। है ना? अब ये हो सकता है कि ये दो फोर्सेस है, किसी कोई सेम ही डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन उसकी वैल्यू अलग है। मान लो ये 5 न्यूटन है, ये बड़ा, ये मैग्नीट्यूड दिखाता है ना, ये लेंथ, ये मान लो ये 15 न्यूटन है, ये थोड़ा बड़ा है तो ये 20 न्यूटन है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर है। तो ये सारे के सारे कोलिनियर फोर्सेस है बिकॉज देयर लाइन ऑफ एक्शन इज सेम। अब दूसरा जो आता है आपका, जैसे मैंने इधर दिखाया हुआ है F1, F2, F3।
अब आता है कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस में क्या है? हेलो मैम। हाँ जी, मैम जो आपने कोलिनियर वो समझाया फोर्स, इसमें मतलब कि एक लाइन में ही वो करनी चाहिए, जो डायरेक्शन होती है उनकी डिफरेंट हो सकती है। डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है मैम, ओके। हाँ, उनका लाइन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अलग हो सकता है। कोलिनियर मतलब दे शुड एक्ट ऑन द सेम लाइन। डायरेक्शन का इसमें नहीं रोल है। डायरेक्शन तो फिर बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होंगे, वो अलग कैटेगरी होगी। इनकी डायरेक्शन अलग हो सकती है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी अलग ही होगा, बस लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन होता है जो फोर्स की डायरेक्शन है उसके अलोंग में एक लाइन खींच दूं, वो लाइन ऑफ एक्शन, वो लाइन हो जाती है। जब तक मेरा फोर्स सारे इस लाइन पे ही लाई कर रहे, एक ही बे डायरेक्शन किधर ही भी हो, डायरेक्शन तो वैसे दो ही हो सकती है, इधर या इधर, तो कोई भी हो इनमें से, बस लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, तो दे आर कोलिनियर। कॉन्करेंट में लाइन ऑफ एक्शन तो सेम नहीं है। कॉन्करेंट मतलब दे हैव अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सारे फोर्सेस का एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब आप बोलोगे दो अगर पैरेलल नहीं है इंटरसेक्ट तो दो फोर्सेस वैसे भी करेंगी। अगर मान लो पैरेलल नहीं है, ऐसे है, तो इनको अगर मैं इनकी लाइन ऑफ एक्शन बढ़ाऊं तो कहीं जाके तो ये इंटरसेक्ट करेंगी। लेकिन कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब ये है कि सारे के सारे फोर्सेस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने चाहिए। ऐसा ये मान लो ऐसे फोर्सेस है, ये है, ये है। अब ये तीनों एक पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, भले ही ये इंटरसेक्टिंग तो है, ये दोनों इंटरसेक्ट आपस में करेंगे, ये दोनों भी कर सकते हैं, और इसको मैं पीछे बढ़ाऊं तो ये भी करेंगे, लेकिन ये तीनों के तीनों एक पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्ट कर रहे। अगेन जैसे मैंने प्लेन के बारे में बताया कि आपस में दो तीन मिला के कोप्लेनर हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे सेट को कोप्लेनर बोलना मतलब सारे एक ही प्लेन में होने चाहिए। ऐसे ही कॉन्करेंट फोर्सेस का भी मतलब है सारे के सारे फोर्सेस का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होना चाहिए। वो ऐसे सारे फोर्स डायरेक्शन कुछ भी हो एक पॉइंट से निकल रहे हो, या फिर आप बोलो सबका एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा हो, ये फोर्सेस का सेट जो कहलाएगा वो कहलाएगा कॉन्करेंट फोर्सेस। तो फिर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस हो गए जो एक पॉइंट पे, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, उनकी कोई भी रैंडम डायरेक्शन होगी, भले ही दो आपस में मिल रहे हो, तीन तीन का एक बन रहा हो, लेकिन जब तक सबके सबका नहीं एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उनको उस पूरे सेट को कॉन्करेंट सेट ऑफ फोर्सेस नहीं बोलेंगे, सिस्टम को नहीं बोलेंगे। तो ये नॉन कॉन्करेंट हो गया। अब यहाँ पे पैरेलल फोर्सेस है। पैरेलल फोर्सेस में पैरेलल लाइंस ऑफ एक्शन, जो एक दूसरे के पैरेलल लगे मैम। हाँ, पैरेलल लगे, लाइंस ऑफ एक्शन पैरेलल हो, डायरेक्शन अगेन ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इनकी जो लाइन ऑफ ये एक्शन है, ये आपस में लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, डायरेक्शन अगेन, और सबके सबकी आपस में पैरेलल होनी चाहिए। ऐसे नहीं एक दो की है एक दो की नहीं है, आपस में सबकी पैरेलल होनी चाहिए, और नॉन पैरेलल की पैरेलल नहीं है। तो ये आपको क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया इसका? यस मैम। यस मैम। अब जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस। आप लोग वेक्टर्स पढ़े आपने? यस मैम, पढ़ा हुआ है पूरा चैप्टर। हम पढ़ पहले लिया? पढ़े थे, अब नहीं पढ़े। अच्छा, उसका फिर तब तो आपको पता होगा, अगर एक ये वेक्टर ए है, इसको हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यस मैम, कर सकते हैं। ए कोस थीटा प्लस ए साइन थीटा हाँ, इस साइड लिख देंगे। वो कैसे आता है पता है आपको? मैम इधर तो ए कोस थीटा था और उधर हम ए कोस 90 माइनस थीटा क्या थीटा है? भी मैंने लिख तो सकते थीटा हैं। बनाया ही नहीं है। एंगल होता है थीटा। कौन सा एंगल होता है बताओ? मैम आप बता दो मैम। तो ऐसे रैंडमली नहीं याद कर लेना, वहां पे आपको ध्यान रखना है ये थीटा क्या थीटा होता है। ये थीटा होता है इस डायरेक्शन की, ये जो मेरा वेक्टर है इसकी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल। अगर ये जिसके साथ ये एंगल थीटा बना रहा है ना, मैं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ले लेती हूँ एक्स और वाई,
और उसमें मैं इसके कंपोनेंट निकालना, मैं इसको रिजॉल्व करना चाहती हूँ। तो ये आता कैसे है? बेसिकली आप क्या करते हो, एक राइट ट्रायंगल बनाते हो, और आपको पता है 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि अगर ये थीटा एंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो cos थीटा क्या होता है? इट विल बी सी बाय बी, यस मैम। है ना? या बी, सॉरी, बेस अपॉन मैम बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए, हाँ, बी अपॉन ए होगा मैम, और साइन थीटा विल बी सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या निकल जाएगी? ए ए cos cos थीटा, थीटा, बी cos और थीटा, सी की वैल्यू निकल जाएगी ए साइन थीटा, ए sin थीटा। है ना? तो वहां से यस ये मैम, बन के आता है कि ये जो बी है ये ए cos थीटा हो जाता है, और ये जो सी है जो इधर वाला है, इतना ही इधर वाला भी होता है, ये इसको हम लोग ए साइन थीटा बोल देते हैं। अब जैसे आप बोल रहे थे कि रैंडमली थीटा होता है, मान लो ये थीटा मैंने इसके साथ नहीं लिया होता, मैंने यहाँ का ले लिया होता अल्फा, आपको मान लो ये नहीं गिवन था, आपको दिया होता इसके साथ अल्फा बना रहा है, तो फिर क्या होता? मुझे कंपोनेंट्स बता सकते हो आप? ये कंपोनेंट क्या होता? y कंपोनेंट, इसको हम बोलते हैं y कंपोनेंट, और ये इधर वाला जो आता है x कंपोनेंट। तो a का y कंपोनेंट क्या आता अगर आपको दिया है? ए cos थीटा, थीटा नहीं दिया है, ए अल्फा cos है, अल्फा, ये वाला होता अल्फा, a cos अल्फा। कौन सा वाला होता a cos अल्फा? ये x वाई वाली वाला, डायरेक्शन का वाई या वाला y मैम, वाला? हाँ, वाई वाली डायरेक्शन का, वाई वाली। हाँ, क्यों? क्योंकि उसके साथ एंगल बना रहा है। तो ध्यान आपको क्या रखना है, ये थीटा जिसके साथ बनता है ना, उस डायरेक्शन में cos थीटा का कंपोनेंट होता है। ठीक है, कभी कभार ये गड़बड़ कर देते हैं बच्चे की, कभी कभार ट्रिक करने के लिए टीचर्स, क्योंकि आदत हमें इस डायरेक्शन की होती है, जैसे आपने एकदम से बोला ना ए cos थीटा ए sin थीटा, तो इधर का दिया होता है फिर भी इसको ले लेते हैं। तो जिस जिस डायरेक्शन के साथ आपको एंगल दिया है उधर का कंपोनेंट cos थीटा कंपोनेंट होगा, या cos अल्फा जो भी एंगल दिया है, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट आपका होगा साइन, अपोजिट उसका। तो इसमें हमने ओके क्या मैम, देखा, कोई भी हमें एक फोर्स दिया है F, अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो मैं उसको x और y परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकती हूँ, और उसके दो कंपोनेंट्स हो गए F cos थीटा एंड F sin थीटा। ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स हो गए, ये तो कंपोनेंट हो गए। अब आती है, ये तो एक हेलो फोर्स को मैम, हमने, हाँ हाँ बोलो। मैम ये जो आपने एफ लिया है, ये क्या है, रिजल्टेंट है ये? एफ फोर्स है, रिजल्टेंट इसको अभी हम देखेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन मतलब रिजल्टेंट जैसे हमसे बेसिकली, कोई, जैसे हाँ, मैम हमसे कोई थीटा पूछे तो क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन से और एफ फोर्स के बीच का का थीटा। डायरेक्शन, हाँ, एंगल बना रहे हैं, थीटा इज द एंगल जो एक्स डायरेक्शन के साथ ये फोर्स बना रहा है, वो थीटा है, ओके मैम, ठीक है मैम, ठीक है ना। अब अगर ये तो आ गया कि एक सिंगल फोर्स को मैंने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। अब बाय कभी कभार आपकी, जैसे हम लोग फोर्सेस का सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, तो अगर आपके एक बॉडी पे दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा लग रहे हैं, तो मान लो दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो उनका हमें फिर फाइनल बॉडी की स्टेट देखने के लिए हमें रिजल्टेंट निकालना होता है, यानी कि दोनों का रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स का क्या मतलब है कि मान लो एक बॉडी पे ये दो फोर्स लग रहे हैं, F1 और F2, F1 और F2 दो फोर्स लग रहे हैं, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2
का ये मतलब है कि कोई एक सिंगल फोर्स F एज्यूम कर लिया, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 एक ऐसा फोर्स होगा जिसका नेट इफेक्ट उतना ही होगा जितना इन दोनों का मिला के होगा। और आप लोगों ने अगर वेक्टर्स पढ़ लिया है तो आपको पता होगा वेक्टर का सम सिंपल a प्लस बी नहीं होता है ना, वेक्टर सम करने का अलग तरीका है। तो F रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 का मतलब है एक सिंगल, इसकी इन दोनों की जगह हम एक सिंगल F फोर्स से रिप्लेस कर दे, इन दोनों को हटा के हम अगर उस रिजल्टेंट को लगाए तो उसका बॉडी ये वही असर करेगा जो F1 और F2 मिला के कर रहे थे। या ऐसे समझ लो ये दो दवाई की डोज हमने इन दोनों की बजाय इन दोनों का जो रिजल्टेंट लिया है ये इतना ही असर करेगा जितना ये अलग अलग डोजेस कर रही थी F1 और F2। अब बात आती है इस रिजल्टेंट को हमें फाइंड आउट कैसे करना है। तो वेक्टोरिकली तो हम लोग F1 F2 लिखते हैं, ये वेक्टर नोटेशन में है, याद रखना। आप आई कैप जे कैप पढ़ा होगा ना आपने? यस मैम, पढ़ रखा है। ये वो वाला एडिशन है, ये सिंपल अलजेब्रिक एडिशन नहीं है, ठीक है? ये दोनों ये वेक्टर इक्वेशन है, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए बताया है। लेकिन अगर आपको वैल्यू निकालनी हो मैग्नीट्यूड की तो उसके लिए फिर कुछ लॉज है, दो तीन लॉज निकाले हुए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस एंड आपका जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस आपने पढ़ा हुआ है नो मैम। वेक्टर्स में? तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या बोलता है? रिजल्टेंट निकालने के लिए ये लॉ है। ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी दो फोर्सेस है, कोई भी रैंडम डायरेक्शन है F1 और मान लो F2, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस बोलता है अगर इन दो फोर्स को मैं हेड टेल टू टेल ज्वाइन करूं, यानी ये इनकी टेल है, ये हेड है, ठीक है, एरो वाला F1 मैंने लगाया, इसी के यहाँ से मैं इसकी जो है टेल ज्वाइन कर दूं। डायरेक्शन नहीं बदलनी है, याद रखना, ध्यान रखना है, डायरेक्शन फोर्स की नहीं बदल सकते। मैंने F को ऐसे का ऐसे ही इसी डायरेक्शन में उठा के इधर रख दिया, ना लेंथ बदल सकती हूँ मैं, ना मैं डायरेक्शन बदल सकती हूँ। ऐसे का ऐसे ही मैंने इधर पैरेलली इसको रिप्लेस किया। दूसरा काम मुझे क्या करना है, F2 को ऐसे का ऐसे ही उठा के ऐसे रखना है कि इसकी टेल से मिल जाए, ऐसे दोनों को जोड़ देना है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस ये कहता है कि अगर कोई दो फोर्सेस है जिनका मुझे रिजल्टेंट निकालना है, अगर ग्राफिकली मुझे देखना है रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, वो डायरेक्शन देखने के लिए आप ये देखो कि क्या आप उन दोनों फोर्सेस को जब टेल टू टेल ज्वाइन कर रहे हो उसके बाद आप उससे एक पैरेललोग्राम बना पा रहे हो, ऐसे। यस सर। अगर पैरेललोग्राम बना पा रहे हो तो उसके बाद आप ये जो इनका कॉमन पॉइंट ऑफ जॉइनिंग था, यहाँ से आप इसके ऑपोजिट वर्टेक्स पे एक लाइन डालो, एरो डालो, ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस कहता है कि कोई भी दो फोर्सेस हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस या कैसे भी, जिनको अगर आप हर फोर्स का पैरेललोग्राम नहीं बना सकते। मान लो दो पैरेलल फोर्सेस है, इसका पैरेललोग्राम कैसे बनाओगे? एक को इधर लगाओगे, दूसरा आपने इधर लगाना है, इसके यहाँ पे इसका टेल होना चाहिए और डायरेक्शन नहीं बदलनी है। तो दूसरा फोर्स कैसे आएगा? ऐसे आ जाएगा। तो पैरेललोग्राम कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं। समझ आया? मान लो एक फोर्स ऐसे है, दूसरा मान लो ये पैरेलल है, लेंथ में थोड़ा कम है लेकिन इस डायरेक्शन में। अब मैं चाह रही हूँ पैरेललोग्राम बनाऊं, मैं ये बनाया, अच्छा इसको उठा के इस वाले को मुझे इसकी इधर लगाना है, अच्छा यहाँ लगाया तो ये तो ऐसे आ गया,
कैसे बनेगा पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम बनने के लिए ये दो फोर्सेस को पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड बनना पड़ेगा, तभी पैरेललोग्राम बनाएगा। तो आप ये समझ लो, पैरेलल फोर्सेस से पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट हम पैरेललोग्राम लॉ से नहीं निकाल सकते। वो बोलता है कि ये रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब जो दो फोर्सेस का तुमको रिजल्टेंट निकालना है वो दो मिलके एक पैरेललोग्राम की बगल बगल वाली साइड बना रहे हो। उसके बाद अगर बना सकते हैं तो आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। पैरेललोग्राम आपको बताया पैरेलल साइड होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड। अगर पैरेललोग्राम बन जाता है उसके बाद आप इनका जो कॉमन जॉइनिंग पॉइंट था वहां से ऑपोजिट वर्टेक्स यानी कि डायगोनल जो होता है हमारा पैरेललोग्राम का उसको ज्वाइन करो। ये जो एरो आएगा, ये जो लेंथ आएगी, ये रिजल्टेंट हो गया। ये तो हो गई डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, समझ आई बात? मान लो ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, तो हमने क्या करा, ये तो था, इस वाले ऊपर वाले को उठा के हम यहाँ रख देते, पैरेललोग्राम बन जाएगा। हाँ पैरेललोग्राम बनाने का हम कोशिश करते हैं। और उसके बाद ये वाला जो होगा ये इसका रिजल्टेंट होगा। तो ये तो डायरेक्शन हो गई। अच्छा, अब फिर हमें मैग्नीट्यूड भी देखना है। वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों देखना पड़ता है। ये तो आपने डायरेक्शन दिखा दी कि डायरेक्शन भाई इन दोनों का F1 और F2 का जो है रिजल्टेंट फोर्स जो है इस डायरेक्शन में आएगा। और मान लो ये F1 फोर्स, F2 फोर्स या जो भी इधर है, इसके साथ आपकी थीटा एंगल बना रहा है, ऐसे मान लिया। तो आप बोलोगे भाई ग्राफिकली मैंने बना के दिखा दिया है, F1 F2 अगर ऐसे है तो रिजल्टेंट तो ये डायरेक्शन में होगा। अच्छा, फिर वो आपको F1 की वैल्यू दे देगा, F2 की वैल्यू बोलेगा अब इसकी वैल्यू भी निकालो। अब खाली फिगर से आप वैल्यू तो बता नहीं पाओगे, तो रिजल्टेंट निकालने का जो आपका फॉर्मूला है वो डेरिवेशन तो आपके इसमें शायद नहीं है। मैं अगर आपको डेरिवेशन देखनी हो मैं नोट सेंड कर दूंगी, नहीं समझ आया तो, क्योंकि डेरिवेशन शायद आपके उसमें नहीं है। डेरिवेशन है आपकी कराई है मैम ने, तो मैं अभी समझा देती हूँ। आप ही समझा दो मैम, हमें कुछ नहीं कराया है। डेरिवेशन कराई है नहीं कराई है, ये फॉर्मूले को डेराइव करना आएगा। सब्जेक्टिव आ रहा है पेपर, ऑब्जेक्टिव आ रहा है? रहने दो मैम, मत कराओ। डेरिवेशन अगर आपको लगे बाद में मैं समझा दूंगी, उसका आपको ये न्यूमेरिकल आएगा जिसमें ये वाला जो आपका फॉर्मूला है ये रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है फाइनल। अब ये फॉर्मूला क्या है आप ध्यान से देखो। मैम आवाज आ रही है? हाँ जी मैम मैं ही कह रही हूँ अगर सिलेबस में है ना तो करवा देना, क्योंकि इनका सब्जेक्टिव पेपर भी आ रहा है अपलोड करने नहीं, वाला। उसमें डेरिवेशन नहीं लिखा है मैम। हाँ नहीं खाली लिखा है तो फिर resultant रहने दो। हाँ डेरिवेशन क्योंकि कई बार स्पेसिफाई कर देते हैं अगर होती है तो इसलिए बेकार में हाँ, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है ना। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है ये वाला, R = F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अगेन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो थीटा है दिस इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। जो दो फोर्सेस का रिजल्टेंट मैं निकाल रही हूँ उनके बीच का एंगल है ये। अब यहाँ पे एक और एंगल अल्फा है, उससे कंफ्यूज नहीं हो जाना। वो अल्फा है कि रिजल्टेंट F1 के साथ कितना एंगल बना रहा है। डायरेक्शन कभी कभार आपसे बना के नहीं पूछते हैं, कभी कभार आपसे एंगल पूछ लेते हैं। कुछ जैसे आपको ना दो फोर्सेस दिए होंगे, आपने उनको मिला के ऐसे लगाया और इनके बीच में कुछ थीटा एंगल था। ये F2 फोर्स है, ये F1 फोर्स है। आपने जो रिजल्टेंट निकाला R या F बोल देते हैं क्योंकि हम फोर्सेस से डील कर रहे हैं, तो ये रिजल्टेंट जो F1 और F2 का है इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट को ध्यान रखना, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। हाँ 2F1 F2 cos थीटा। तो यहाँ पे ये जो थीटा है ये आपको ध्यान रखना है कि इट इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। अब दूसरा एक
एंगल कभी कभार, ये तो आपने, चलो इसकी तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू बता दो। कभी कभार बोलते हैं डायरेक्शन भी बताओ। डायरेक्शन बताओ कहने का मतलब है ये जो फोर्स है ना, ये किसी भी एक फोर्स के साथ इसका एंगल बताना पड़ेगा आपको, या tan अल्फा, उसकी tan की वैल्यू बतानी पड़ेगी। और इसके tan अल्फा का फॉर्मूला है F साइन थीटा F1, हाँ, साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस बी कोस थीटा। cos थीटा, हाँ। तो ये वाला जो आपका, ये तो हो गया रिजल्टेंट का फॉर्मूला। और ये F1 F2 में कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये नीचे वाला बॉटम वाला है ना, इसको इस फॉर्मूले में F1 की तरह ट्रीट किया हुआ है। तो आपने F2 साइन थीटा प्लस F1 और F2 cos थीटा लेना है। यहाँ पे आप, जैसे मैंने पीछे बताया था, अगर ये दोनों फोर्सेस स्वैप कर देते हो आप, यहाँ पे F2 ले लेते हो, यहाँ पे F1 ले लेते हो, तो यहाँ भी वैल्यूज बदल जाएंगी। ये जो अल्फा एंगल आता है, ये नीचे वाले फोर्स के साथ का एंगल आता है, उसका फॉर्मूला ये है कि ये जो दूसरा वाला फोर्स है, इसका साइन थीटा, नीचे वाला फोर्स प्लस F2 इसी का cos थीटा। ये वैल्यू कुछ आएगी, वो tan अल्फा की वैल्यू है, उसका इनवर्स निकाल के हम लोग थीटा डिग्री भी निकाल सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा तो आप वो वैल्यू भी निकाल सकते हो, नहीं तो tan अल्फा की वैल्यू आप डायरेक्टली दे सकते हो। अच्छा, ये तो डायरेक्शन की बात होगी। अब अगर हम इस फॉर्मूले में देखें, इस वाले फॉर्मूले में अगर यहाँ पे मान लो थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये क्या बन जाएगा रिजल्टेंट? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 अंडर रूट में। हाँ, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यस मैम। है ना। तो ये बन जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। अब ये याद आ रहा है आपको ये किस चीज का फॉर्मूला है? मैम इसको ए हम कुछ प्लस और भी लिख बी सकते का हैं। होल स्क्वायर, हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर 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 से रूट कट गया F1 कट प्लस गया, F2। तो ये हो गया F1 प्लस F2। तो यानी कि जब थीटा 0 होता है, थीटा 0 का मतलब दो फोर्सेस के बीच में थीटा 0 है, यानी कि वो दो फोर्सेस कैसे हैं? पैरेलल। ठीक है, पैरेलल फोर्सेस अगर हैं, पैरेलल हेलो फोर्सेस मैम। की डायरेक्शन भी, हाँ हेलो मैम अगर कोस 90 डिग्री थीटा दे रखा है तब तो F1 प्लस F2 का वो अंडर रूट स्क्वायर हो जाएगा, तो हाँ, ये परपेंडिकुलर तब होगा, 0 हो 90 का जाएगा। डिग्री एंगल होगा। हाँ हाँ, 0 हो अगर जाएगा। 90 डिग्री एंगल हुआ तो ये 0 हो जाएगा, और सिंपल F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मैं ठीक है जो मैम। 0 वाला केस है, अगर दो पैरेलल फोर्सेस है, उनका रिजल्टेंट सिंपल मैग्नीट्यूड में F1 प्लस F2 आ जाता है ना। ये सिंपल भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है, अगर 0 थीटा है तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो सिंपल F1 F2 आ सकता है। अब ये जो आपने 90 वाला केस बताया, हमने जो अभी देखा कंपोनेंट वाला कि एक F है, तो अगर ये थीटा एंगल है तो F cos थीटा एंड ये F sin थीटा। तो आपने जो अभी मुझे बताया कि अगर ये थीटा 90 होता है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, मान लो मैं इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना चाहती हूँ, तो वो F आना चाहिए। मैंने जब F को तोड़ा दो कंपोनेंट में तो ये दोनों आए, अब इन दोनों का मैं रिजल्टेंट निकालूंगी तो ये आना चाहिए, उल्टा प्रोसेस है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको F1 ले लूं, इसको F2 ले लूं, और फिर इन दोनों का मैं रिजल्टेंट निकालूं, F1 स्क्वायर जो कि हो जाएगा F cos थीटा का स्क्वायर, F2 स्क्वायर हो जाएगा F sin थीटा का स्क्वायर, 2F1 F2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? F1 ये पूरा है, याद रखना। मैम एक बार दोबारा बताना है क्या बताया आपने। हाँ, जैसे आपने 90 डिग्री का बताया ना मुझे अभी, कि यहाँ पे cos 90 हो जाएगा, तो
अब ये जो दो फोर्सेस हैं एफ कॉस थीटा, जैसे हमने अभी देखा, अगर हम एक एफ को दो कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं, ये और ये आता है। अब अगर मैं उल्टा करूं, इन एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगी तो मुझे एफ मिलना चाहिए। ये उल्टा प्रोसेस है। एफ को मैंने ब्रेक किया तो ये दोनों आए, इन दोनों को जोड़ूंगी तो ये आना चाहिए मेरा रिजल्टेंट। आया ना? यस मैम। अच्छा, इन दोनों फोर्सेस के बीच में अभी आप ये बीच का रिजल्टेंट भूल जाओ, मान लो ये नहीं है, मुझे ये निकालना है। अब मुझे बताओ, इन ये दो फोर्सेस आपको दिए हैं, F1 की वैल्यू है F cos थीटा, F2 की वैल्यू है F sin थीटा, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? कितना एंगल है ये? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल है ना? यस मैम। तो यहाँ पे जो cos थीटा आता है वो ये वाला थीटा नहीं है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। वो थीटा इन दो फोर्सेस के बीच का थीटा है। थीटा तो डमी वेरिएबल है, हम बदल सकते हैं। यहाँ पे जो ये थीटा है ये हमारा रिजल्टेंट वाला एंगल था। समझ आ रही है बात? तो ये वाला, इसको आप सीधा 90 इधर डाल सकते हो। ये थीटा और वो थीटा अलग है, तो ध्यान रखना है कि फॉर्मूले में थीटा किस चीज की वैल्यू है। यहाँ जब हम किसी फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं तो उस फोर्स का एक्स के साथ डायरेक्शनल की डायरेक्शन को हम थीटा ले रहे हैं। आप अल्फा भी ले सकते हो, तो फिर एफ कॉस अल्फा और एफ साइन अल्फा आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना है, जो ये रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला है इसमें जो लास्ट में कॉस थीटा आता है वो जिन दो फोर्सेस का आप रिजल्टेंट निकाल रहे हो उनके बीच का एंगल है, जो यहाँ पे 90 है। तो 90 है तो cos 90 होता है 0। तो ये वाली जो टर्म है ये पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। तो इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो ये 0 होएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा जो है एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब अगर हम एफ स्क्वायर को कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है? 1 होता है। उसका अंडर रूट लेंगे एफ स्क्वायर का तो एफ आ जाएगा, और हमने देखा था ये एफ ही था। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको समझा दिया है। किसी एक फोर्स को कोई एंगल थीटा बना रहा है, उसको दो कंपोनेंट में आप रिजॉल्व कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। और अगर कोई दो फोर्स हैं F1 एंड F2, उन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो एक तो डायरेक्शन के लिए तो पैरेललोग्राम लॉ है और मैग्नीट्यूड के लिए ये फॉर्मूला है। और डायरेक्शन अगर थीटा में देने को बोल रहा है तो tan थीटा की वैल्यू है F2 sin थीटा अपॉन वो जो है। अच्छा, इस पे शायद एक न्यूमेरिकल मैम जो डायरेक्शन होती है y अपॉन x करके भी तो निकाल सकते हैं। हाँ वही तो है, ये वही तो है। देखो ये देखो, यहाँ y क्या है? y ये वाली चीज है और x ये है, ये नीचे वाला। इनकी वैल्यूज डाली हुई है बस। इसकी वैल्यू BD की वैल्यू F2 sin थीटा है। ये देखो इस वाले फोर्स का, इसका, इस रिजल्टेंट का अभी हमने देखा कंपोनेंट देखे तो ये वाला कंपोनेंट sin थीटा होता है ना F2 का। F2 का यस मैम। अगर मैं ये वाला देखूं परपेंडिकुलर तो ये F2 sin थीटा होगा, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है इस डायरेक्शन के साथ। तो वही करा हुआ है ये डेराइव करने में। देखो अब ये वाला जो है tan अल्फा इज y बाय x, तो आपको सिंपल वो दे दिया। आपको फॉर्मूला याद करने की, अगर आपको ये समझ आ रहा है तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये रिजल्टेंट वाला याद कर लो और वहां पे y बाय x करके आप डायरेक्शन सिंपल निकाल सकते हो। याद जितना कम याद करो अच्छा है, अगर y पे निकाल सकते हो तो अच्छी बात है। और दूसरा, अगर मुझे बताओ थीटा अगर दोनों नॉन एंटी पैरेलल है तो थीटा कितना होता है?
180 डिग्री। 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 2f1 f2 cos 180। cos 180 कितना होता है पता है आपको? यस मैम 1 होता है, मैथ्स -1। -1। तो ये कितना हो जाएगा? मैम फॉर्मूला लग जाएगा ये -b का होल स्क्वायर का। हाँ, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर और ये -1 हो गया तो ये -2 f1 f2। तो ये f1 माइनस f2 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, और ये फाइनल आ जाएगा f1 माइनस f2। तो हमने देखा अगर दोनों पैरेलल होते हैं तो रिजल्टेंट आता है f1 प्लस f2, और अगर एंटी पैरेलल होते हैं तो आता है f1 माइनस f2। ठीक है? यस मैम। अच्छा, ये एक न्यूमेरिकल है, आप ट्राई करो इसको, ये वाला। मुझे वैल्यू बताओ, इसका डायरेक्शन भी बताना और वैल्यू रिजल्टेंट फोर्स भी बताना, दोनों F1 और F2 का। 20 न्यूटन है F1 और F2 है 15 न्यूटन। मैम मैग्नीट्यूड में तो √122.5 आ रहा है। हाँ, तो उसका अंडर रूट आपको कैलकुलेटर्स अलाउड है एग्जाम में? यस मैम अलाउड है। हाँ, तो अंडर रूट ऑफ 925 आ रहा है, उसको उतना न्यूटन आप निकाल सकते हो। आपका किसका है ये? कुशल का है या 122.5 आ रहा है मैम, 122.5। 122। कुशल आपका नहीं आया? हाँ, आपको समझ नहीं आ रहा? बताऊं मैं करके? यस मैम आप बताओ एक बार। ये क्या है? दो फोर्सेस देखो आप, आपको अभी बताया दो जो फोर्सेस हैं, अगर आपको कोई भी दो फोर्स दिए हो F1 और F2, अगर आपको उनका रिजल्टेंट निकालने को बोला जाए, रिजल्टेंट मतलब वो फोर्स जिसका असर उतना ही होगा जितना इन दोनों का मिला के होगा, लेकिन ये एक ही सिंगल फोर्स होगा, ऐसा समझ लो आप। दो जैसे दो इंजेक्शन के डोजेस है, थोड़ी रिसर्च हुई, हमने एक डोज निकाल दी, थोड़ी पावरफुल डोज है, लेकिन ये सिंगल से ही इन दोनों का मिला के काम हो जाएगा, ये मतलब है रिजल्टेंट। इसका हमने अभी फॉर्मूला देखा, अगर दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना हो F1 और F2 का, तो उसका फॉर्मूला है F1 स्क्वायर। आपको याद हुआ फॉर्मूला? मैम 35 आ रहा है मैम, 35 आ रहा है मैग्नीट्यूड 35। अंडर रूट निकाल के? यस मैम √35 आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं, एक मिनट। कुशल आपको फॉर्मूला याद है? यस मैम 2f1 हाँ, f2 मैम, फिर मैम 60 cos थीटा है ना, और ये जो थीटा है ये दो फोर्सेस के बीच का एंगल है जो यहाँ पे 60 है। मैम cos थीटा कहाँ से लिया मैम, ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये फॉर्मूला आया ना बच्चे, देखो अभी हमने फॉर्मूला देखा, आपने ध्यान नहीं दिया। ये जो है दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने का ये फॉर्मूला है। यस मैम। दो फोर्सेस जिनके बीच का एंगल अगर थीटा है, उनका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है कि F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 का cos थीटा। ये डेराइव हुआ है पूरा प्रॉपर्टी, ये फाइनल रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। ठीक है? यस मैम। तो अभी आप बताओ, इस वाले न्यूमेरिकल में दोनों के बीच का एंगल 60 है ना? तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? 1/2। 1 cos थीटा की वैल्यू 1/2 है ना? और F1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? कुशल आप 15 बोलो। का स्क्वायर। F1 कितना है? देखो आप तो सब देख रहे हो, क्या क्या नहीं समझ आ रहा आपको?
225 मैम। F1 ये है, वो F2 है। 400 प्लस 225 प्लस 2 इंटू 15 निकालो आप 20। कुशल, मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है, इसकी वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ कुशल। एक मिनट। √925 आ रहा है मैम। √925 आ रहा है। आपका अलग क्यों आ रहा है रमेश? क्या नाम है आपका? रमेश नाम है ना? यस मैम, मैंने ना मैम वो cos 60 डिग्री की वैल्यू पुट नहीं करी थी, इसलिए मैम मेरा थोड़ा अलग आ रहा था, लेकिन आ गया मैम मेरा। मैंने देखा ठीक है, तो मैंने put ये नहीं करी थी, गलती नहीं पता करना। चला। कई बच्चे यही शायद इसको समझ नहीं आ रहा था, कई बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लेके चलते हैं इसको। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला नहीं है, cos थीटा भी है यहाँ पे। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तभी बनता है जब थीटा 0 हो जाता है। तो आपने जो लिया ना, इसीलिए आपकी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आ गई। समझ रहे हो आप रमेश? यस मैम। हाँ, क्योंकि वो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर था, उसका तो आंसर आना ही था अंडर रूट में। हर किसी का अंडर रूट में आंसर नहीं आता है परफेक्ट, मतलब कहने का मतलब ये है। तो अभी अंडर रूट ऑफ ये आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है क्या है? यस मैम, 30.41। 30 पॉइंट कुछ आएगा ना, 30.4 के आसपास। आपको कुशल समझ आया अभी? दिखा दो मैम, हाँ, सॉल्व करके दिखा दो मैम। ये सॉल्व भी तो की है। क्या नहीं समझ आ रहा आपको इसमें? मैम ये 400 और 225 को हम ऐड कर लेंगे मैम फिर। देखो F1 की वैल्यू है 20 न्यूटन, ऊपर देख रहे हो ना आप, ये Yes, देखो। और F2 की वैल्यू है 15 न्यूटन। आपने सिर्फ यहाँ पे इन सब की वैल्यू डालनी है। थीटा है आपका 60 डिग्री, यस मैम। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू डाल के निकालना ही तो है। ये क्यों टफ लग रहा है आपको? क्या नहीं समझ आ रहा? ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है मैम। ये कब लगाना है बताओ? ये किस चीज का फॉर्मूला है? रिजल्ट निकालना हो मैम। रिजल्टेंट किसका? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, यस। ये सिर्फ वैल्यू देगा रिजल्टेंट की, अभी डायरेक्शन तो आपने निकाली ही नहीं है, तो ये सिर्फ वैल्यू देगा। अभी मान लो हमें डायरेक्शन भी निकालनी है, तो डायरेक्शन का फॉर्मूला याद कर लो आप, अगर कुशल आपको वैसे नहीं आ रहा है समझ तो। मैंने पीछे बताया था डायरेक्शन का फॉर्मूला। मान लो डायरेक्शन में अल्फा ले लेते हैं, मान लो इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो एंगल अल्फा बना रहा है, तो ये tan अल्फा होता है। ये वाला जो ऊपर वाला फोर्स है F2 साइन थीटा, थीटा ये वाला एंगल है दोनों के बीच का। आप अल्फा और थीटा में कंफ्यूज नहीं होना। थीटा एंगल जो है वो F1 एंड F2 के बीच का एंगल है, जो दो फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट निकालना है। और अल्फा जो एंगल है, ये जो रिजल्टेंट आया है उसका एंगल है विद F1। कुशल समझ आया आपको? यस मैम। हाँ, क्या है बताओ? थीटा क्या है? ये थीटा मैम दोनों का वो है, क्या है? दोनों का मैम एंगल है, और ये अल्फा मैम बस इसका है F1 का। नहीं, थीटा जो है, जो दो का रिजल्टेंट निकालने को बोला है, उनके बीच का एंगल है। यस मैम, वो आपने बताया था 2 इंजेक्शन, वो ही है हाँ, ना। उनके बीच का एंगल, दो फोर्सेस जिनका रिजल्टेंट निकालना है उनके बीच का एंगल है ये। यहाँ पे जो 60 है 60, यस मैम। मुझे इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना था। मान लो वो इधर आ रहा है, अब आपको क्वेश्चन में बोलेगा इस जो ये रिजल्टेंट तुमने निकाला है, जो तुम्हारा 30 पॉइंट समथिंग आया है, ये तो वैल्यू आई है, बताओ ये किस एंगल पे है? तो हम बोलेंगे चलो मान लेते हैं ये अल्फा एंगल पे है F1 से।
तो फिर इसकी tan अल्फा की वैल्यू पूछेगा आपको। उसका फॉर्मूला है F2 ये वाला फोर्स साइन थीटा जो कि 60 डिग्री है थीटा, F1 प्लस F2 cos थीटा, यहां से निकालना पड़ेगा tan अल्फा। तो किसी भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के दो अलग फॉर्मूले। कुशल आ रहा है समझ? Yes, ma'am. ठीक है, मैम, हाँ ये फॉर्मूले भेज देना मैम, आप याद कर लेंगे हम। फॉर्मूले वो हाँ नोट्स भेज दूँ। तो अब आप कुशल चलो आप मुझे बताओ, अगर ये अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इनका एंगल क्या हो जाएगा? रमेश आप नहीं बोलना। अगर दो फोर्सेस ऐसे और ऐसे लग रहे हैं तो मैम ये पैरेललोग्राम तो बनाएंगे नहीं। पैरेललोग्राम तो नहीं बनाएंगे, सही बात है, पर इनकी मैं फिर भी रिजल्टेंट का फॉर्मूला पैरेललोग्राम जरूरी नहीं है, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, एनी टू फोर्सेस, बस आपको उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए और उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए। इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या है? ये एरो और ये एरो के बीच का एंगल क्या है? इनके बीच का क्या एंगल है बताओ? 90 डिग्री मैम। इन दोनों के बीच में क्या एंगल है? एंगल पता करने के लिए दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन कर देते हैं ना, इसको अगर मैं इसी के ऊपर रख दूंगी कितना एंगल आ रहा है दोनों के बीच में? 0। 0 मैम। लेकिन अगर एक इधर है और एक इधर है, ये जैसे ये बताया मैंने, तो इनके बीच में ये कितना एंगल है? 0 मैम। हेलो 0 मैम, नहीं है, ये 180 है। डिग्री में 180 है मैम। 0 होता है जब सेम एरो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, यस मैम। लेकिन जब बिल्कुल ऑपोजिट है, पैरेलल है लेकिन एंटी पैरेलल बोलेंगे इन्हें, तो फिर वो एंगल 180 होगा। और cos 180 पता है कुशल आपको कितना होता है? यस मैम पता है। कितना होता है? cos 180 की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, यस मैम। हाँ आपको ये अभी रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप याद करके नहीं समझ आए, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना मेरे से, ठीक है? मैम आप PDF दे देना एक बार ये। हाँ ठीक है।